Mr. Sadiq Sanjarani has received 48 votes. Mr. Yusuf Raza Jilani 42 votes. 7 ballot papers. The stamp has actually been affixed on the name of Sayyid Yusuf Raza Jilani and they are rejected. अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दौरा के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसे आपने देखा, अगर सेनेट के इंतखाबात के वक्त हुकूमत वक्त की जानिब से भरपूर इल्ज़ामात थे हिज़्ब इख्तिलाफ के ख़िलाफ़ धांधली के मुतालिक, तो आज अब हम देख रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से अपोजिशन बार बार यही बात कर रही है कि हमारे साथ रिगिंग हुई है और धांधली हुई है और प्री पोल फैसले कर दिए गए थे। 2-3 नुकात सामने आए हैं। एक तो स्पाई कैमरास का अफिक्स होना खुफिया जगहों में, और साथ में जो एक नई कंट्रोवर्सी है कि कुछ अराकीन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से था, हिज़्ब इख्तिलाफ की जो इत्तेहाद है जो 11 सियासी जमातों की बुनियाद पर खड़ी है, उन्होंने खुद अपने वोट जानबूझकर ज़ाया किए। यही कहना है मुजफ्फर हुसैन शाह साहब का, जो कि सेनेट के इंतखाबात के प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, कि धांधली नहीं हुई बल्कि इन ही अराकीन ने खुद अपने वोट को ज़ाया किया है। अब इसके कुछ कानूनी ज़ावियों पर बात करेंगे, क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है, और जो मुस्लिम लीग नवाज़ की क़ियादत बात कर रही है सीक्रेट बैलेट के हवाले से कि उसकी अपनी कुछ तकनीकियाँ हैं जिनको अदालत सामने रखेगी अपने पुराने फ़ैसलों की रोशनी में, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इस कंट्रोवर्सी पर ज़रा तवज्जो डालते हैं कि आप क्या नाम पर साइन करते हैं या जो मोहर लगाते हैं या खाने के अंदर मोहर लगाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक साहब की ज़रा बात पहले सुन लेते हैं। खाने के अंदर मोहर लगाएं। ये कहीं नहीं लिखा कि खाने के किस जगह पर लगाएं। ये जिस मोहर की आप बात कर रहे हैं वो खाने के अंदर लगी हुई है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर कानून खालिद रांझा साहब। खालिद रांझा साहब, आपने सर ये सारी बात तो सुनी, लेकिन साथ में मुस्लिम लीग नवाज़ के एहसन इकबाल साहब का कहना है कि 2004 में अदालत उज़्मा का फैसला आ चुका है जो कि यही कहता है कि रुकन बेशक अजहार अपना इसी तरह करे कि मोहर कहीं और लगाए और उस एग्जैक्ट एरिया में ना लगाए, ये भी इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज विल और इस वोट को तस्लीम किया जा सकता है। आप क्या राय रखते हैं सर? जो राइट ऑफ फ्रेंचाइज है जी, ये बहुत ही सीक्रेट राइट है और इस राइट को हम बिल्कुल नहीं कर सकते। अक्सर देखना आप ये है कि व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द वोटर। अगर इंटेंशन ये हो कि मैंने अलग को वोट देना है तो फिर आप उसके हक में कौन करेंगे। तो इसमें खाने के कहाँ लगी है मोहर, किस पे लगी नहीं लगी, इशू डज इट रिफ्लेक्ट द इंटेंशन ऑफ द वोटर, और उसके खिलाफ हम नहीं जाते। बिल्कुल ठीक जी शराई साहब। सही। लेकिन यहाँ पे राजा साहब एक और भी नुक्ते के ऊपर दो तरह की आरा सुनने को मिल रही हैं कि पार्लियामान की प्रोसीडिंग को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता और वहाँ पे उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से आप वजीर कानून भी रहे हैं, यकीनी तौर पे आप इन मामलों को बेहतर समझते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इसको सुप्रीम कोर्ट या किसी और अदालत के अंदर इस सारे मामले को चैलेंज किया जाए और सुना जा सकता है? मैं समझता हूँ कि वो जो दफे है दफा 69, वो कहती है कोई प्रोसीजर लैप्सेस जो है सूबाई असेंबली के या नेशनल असेंबली के या पार्लियामान के, वो अदालत नहीं देख सकती। इसी तरीके जो पार्लियामान है वो अदालती कार्रवाई नहीं दे सकती। लेकिन ये इशू इज ऑफ इलेक्शन ऑफ सेनेट। सदर का इलेक्शन होगा, एमएनए का सेनेट इलेक्शन होगा, एमपी का इलेक्शन होगा। तो जब किसी को राइट ऑफ फ्रेंचाइज दिया आपने सूबों को, तो आप ये देखेंगे कि क्या इन्होंने अपना राइट एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो उसका क्या इफेक्ट है, इशू इज ऑफ इफेक्ट, और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है टू डिटरमिन। अच्छा जी, और आपके ख्याल में मामला इलेक्शन कमीशन देख सकता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा खालिद रांझा साहब, इससे कुछ दिन पहले जो सारी बात हुई और हुकूमत वक्त का एक बयानिया था कि हमने सदारती रेफरेंस को दायर किया है अदालत उज़्मा में, और इससे ही ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि क्या ओपन बैलेट इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं। अदालत उज़्मा के फ़ैसले में खुफिया बैलेट का एक वाज़ेह ऑर्डर था जिसमें हालांकि उन्होंने कहा
कि बैलेट आपका खुफिया रहेगा, साथ में ये भी कहा कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो खालिद साहब, आपके करीब इसको किस तरह इस फैसले को तसव्वुर करना चाहिए? और जब हुकूमत वक्त कहती है कि हमारा बयानिया तो सुरखरू हुआ और आने वाले सालों में ओपन बैलेट इस्तेमाल किया जा सकता है, इज दैट अ वैलिड इंटरप्रिटेशन? मैं समझता हूँ कि चूंकि हम बयानी की बात नहीं कर रहे, कानून की बात कर रहे हैं, आइन की बात करते हैं। आइन कहता है इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट, और उसको इंटरप्रेट कोर्ट ने करना है कि उसकी सीक्रेसी जो है जहां वॉरेट होगी इट विल वॉरेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इस मामले पे क्या कहेंगे सर? दिया है, क्या हदायत दी है, दे आर बिकम इररिलेवेंट। जब आइन में एक चीज मौजूद है, इट हैज टू बी बाय सीक्रेट बैलेट। अब इसीलिए सुप्रीम कोर्ट वुड नॉट री-इनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। उन्होंने कहा ये आइन के मुताबिक करो। वो आप राजा साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन साथ में जब वो कहते हैं कि सेक्रेसी इज नॉट एब्सोल्यूट, इसको किस तरह देखा जाए? ये तो इट विल बी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इट वुड बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हर केस में कहेंगे ये सीक्रेसी है ये नहीं है, बट यू हैव टू, जैसे मैं कहता मेरा राइट ऑफ वोट है ये नहीं है, वो तो अदालत डिटर्मिन कर देगी ना। बिल्कुल सही। और अभी तक हमने सीक्रेसी के बदलक कोई ऐसा अहाता नहीं किया कि ये बात सीक्रेसी वारंट करती है, ये नहीं करती। सीक्रेट एंड सीक्रेट बैलेट। ठीक। अब इसी पर राजा साहब, अगर हम इस चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर वापस आएँ, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हक में आता है, हाइपोथेटिकली सर, तो क्या इसका मतलब है कि सादिक संजरानी साहब विल हैव टू वेकेट हिज सीट? ये फिर से होगा, गिलानी साहब आ जाएंगे? व्हाट इज द आउटकम सर? इट वुड डिपेंड अपॉन व्हाट द कमीशन होल्ड्स। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिसाइडेड बाय द कमीशन, और मैं समझता हूं कि वो बड़े जीरक लोग हैं, सही फैसला करेंगे। मुमकिन है कि देखिए जितनी कानून साजी होती है पार्लियामेंट में, इसका फैसला तो आउट ऑफ पार्लियामेंट हो जाता है पहले ही जी, और बाद में हम पार्लियामेंट में जाते हैं। तो मुमकिन है कि ये जब मसला उठेगा तो द नेशनल इंटरेस्ट इन अथॉरिटीज वुड एक्ट डिफरेंटली। ठीक जी शराई साहब। और रांझा साहब इनफैक्ट ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि चेयरमैन के बाद फिर जब डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होता है तो ना तो कोई एक वोट ज़ाया होता है और लोग एक बड़ी क्लैरिटी के साथ अपना राय का इजहार करते हैं, तो क्या जब ये चेयरमैन के जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, इलेक्शन कमीशन जब इन मामलात को देखेगा तो क्या फिर डिप्टी चेयरमैन का जो इलेक्शन है उसमें भी लोगों का जो एक कंडक्ट है उसको भी देखा जाएगा? और कहीं ऐसा तो नहीं फिर स्टैब्लिश हो सकता कि कहीं लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया है? सिर्फ और सिर्फ वो जो वोट मुस्तरद हुए हैं उनके मुस्तरद होने के मुतल्लिक कमीशन अपनी राय देगा, और उस पर अमल दरामद कैसे होता है, अदालत कैसे देखती है, ये अलग बात है। लेकिन वो फलां केस में ऐसे वोटिंग हुई और फलां ऐसे हुई, ये दोनों का मुआवजा करना कानूनी तौर पर जायज नहीं होगा। ठीक। अच्छा रांझा साहब, अगर मैं साथ में वीडियो की एविडेंशियरी वैल्यू पर भी आ जाऊं सर, सिंस वी हैव यू, आपने देखा अली हैदर गिलानी साहब की सारी कंट्रोवर्सी आई, 2-3 वीडियो सामने आई जिसमें बाकायदा वो बता रहे हैं कि वोट को इस तरह ज़ाया किया जाता है, और इस वीडियो को उन्होंने तस्लीम भी कर लिया। दूसरी वीडियो में तो बात हो रही है कि इतने ज़्यादा पैसे वसूल करें तरक्याती फ़ंड्स में और आपको पहुँचाए जाएंगे कराची शहर में। अब सर जो कुछ मेजर फैसले आए हैं, चाहे वो जज अरशद मलिक साहब का फैसला हो जिसमें अदालत उज़्मा ने एक पूरी चेन ऑफ एविडेंस हैंडलिंग फ्राहम की है कि इसी तरह वीडियो आपकी एडमिसिबल होती है, गोइंग फॉरवर्ड रांझा साहब क्या इन वीडियोस को इस्तेमाल किया जा सकेगा इन लाइट ऑफ जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन को हम वापस करते हैं क्योंकि उन्होंने तमाम पार्टीज को इम्प्लीड नहीं किया? जो इश्यूज फ्रेम करेंगे उसमें एविडेंस आएगी, और एविडेंस अगर ये आए कि हाँ जी इट्स अ केस ऑफ मिसकॉन्डक्ट और क्राइम कमिटेड बाय समबडी अंडर इलेक्शन लॉज ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। सही। और राजा साहब इस पे भी अपनी आप राय का इजहार करें कि जो खुफिया कैमरे नस्ब किए गए पोलिंग बूथ में सेनेट की बिल्डिंग के अंदर, और अपोजिशन का तो ये इल्ज़ाम है कि शायद चेयरमैन सेनेट जो इस वक्त भी हैं
उनकी तरफ सारे इशारे जा रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं तो उस हवाले से फिर लीगल पोजीशन क्या होगी संजरानी साहब की। और साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह असद ने सवाल किया कि अगर फैसला इलेक्शन कमीशन का यूसुफ गिलानी के फेवर में आ जाता है और वो चेयरमैन सेनेट हो जाते हैं, तो फिर डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब कैसे वैलिड रहता है, क्योंकि वो तो सादिक संजरानी साहब के सुपरविजन में हुआ है। जहाँ तक ताल्लुक है कैमरों का, वो एक इशू सेपरेट है। इट्स कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन, जो भी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है या सेनेट की अपनी है। लेकिन ये चीज के जी वाइस चेयरमैन साहब जो है उनका इलेक्शन जो है चूंकि हुआ है ताबे चेयरमैन के, मैं नहीं समझता दैट विल हैव एन इफेक्ट। बिल्कुल ठीक। सीनियर माहिर कानून, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट खालिद रांझा साहब, बहुत शुक्रिया शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात कर रहे थे चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। जनाब शिराजी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई किरदार नहीं था वोट ज़ाया करने में। तो सर आपसे मैं ये पूछता हूँ, फिर ये कौन सी सियासी जमात का इशू था? और अगर एक साथ में एक और सवाल करता चलूँ कि अगर संजरानी साहब को कम तादाद में, चलें अक्सरियत तो मिल गई और वो कामयाब हो गए, चेयरमैन सेनेट एक बार फिर मुंतखब हो गए, तो ये जो सारी गफूर हैदरी साहब वाली कंट्रोवर्सी है शिराजी साहब, उसमें तो वो बाकायदा 10-11 वोट से हारे हैं और दूसरे एंड पर साबिक फाटा के आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कामयाब हुए हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल में असद, ये जो सारे कल का मामला हुआ है उसके बाद इस बात को समझने में कोई ज़्यादा मुश्किल दरपेश नहीं आनी चाहिए कि बहरहाल PDM अपरेंटली ज़ाहिरी तौर पे तो मुत्तहिद थी, उनका उम्मीदवार भी मुतफ़िका और मुत्तहिदा थे, लेकिन जब वोट कास्ट किया गया है तो मुझे लगता है कि हर पार्टी की क़यादत ने अपने अपने लोगों को ख़ास इंस्ट्रक्शंस दी थी। ये मेरा एक अंदाज़ा है, हम कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन जो आउटकम सामने आया है उसको देख के कुछ अंदाजे तो लगाए जा सकते हैं ना। कि पहले मरहले में देखा गया है कि एक तो एक वोट टूटा, गोया कि 47 की उनकी स्ट्रेंथ थी हुकूमती इत्तेहाद की, उनको एक वोट ज़्यादा मिला। उसके बाद देखा जाए तो मजमूई तौर पे 8 वोट ज़ाया हुए हैं। एक वोट तो ऐसा है कि जो दोनों उम्मीदवारों को डाला गया तो वो भी ज़ाया हुआ है। 7 ऐसे वोट हैं कि जो गिलानी साहब के नाम के ऊपर उन्होंने मोहर सब्त कर दी बजाय उनके नाम के सामने। जो शिराजी साहब, बेनिफिट ऑफ द डाउट, आपको लगता है कि शायद चलें कुछ हमारे मुंतखब नुमाइंदे इतने मंझे हुए नहीं हैं, इतने सीजन नहीं हैं, उनको शायद असल में नहीं पता था कि तरीकाकार क्या है? ऐसे हो सकता है हाइपोथेटिकली? मेरा ख्याल में ये आर्गुमेंट लेंगे तो बड़ी सुबकी होगी अगर इलेक्शन कमीशन के सामने ये मामला जब जाएगा ना। नहीं तो मुझे लगता है कि जब कहेगा कि एक दिन की वर्कशॉप भी हुई है। आप अगर शहरियार अफरीदी साहब का खत पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने सारे वजूहात डाल दिए। उन्होंने कहा कि भाई मैं बीमार था, फिर उन्होंने कहा मैं पार्टी मीटिंग पे नहीं गया, फिर जब मैं आया हूं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने मुझे सही तरह समझाया नहीं। यानी जिस तरह वन हेजेस वन्स बेट्स ना शिराजी साहब के जितने भी वजूहात हैं आप उनको आगे साथ लेके चलते हैं, क्या उस तरह की चीज़ तो नहीं थी? मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई ऐसी वजूहात थी। इससे पहले भी उनको बताया गया था और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने, सेक्रेटरी सेनेट ने भी उनको ब्रीफ किया इस मामले पे। और साथ में ये है कि जब ये पोलिंग का आगाज़ हुआ उससे पहले प्रिजाइडिंग अफीसर ने भी बड़ी वजाहत के साथ इस बात को बता दिया कि नाम के सामने बॉक्स है या नाम के सामने आपने, तो इनमें से कोई मासूम नहीं थे और मासूम नहीं थे मेरे ख्याल में। वो जो मैं बात कर रहा था ना कि लगता ये है कि हर पार्टी के कायदीन ने अपने लोगों को ख़ास कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी और यही वजह है कि पहले मरहले में वोट ज़ाया होते हैं और उनका उम्मीदवार हार जाता है और दूसरे मरहले में एक वोट भी ज़ाया नहीं होता। 98 में एक भी वोट ज़ाया नहीं होता, लेकिन 10 वोट जो है वो मुखालिफ उम्मीदवार के जो हुकूमती हैं उनको पड़ जाते हैं। तो ये जो वफादारियाँ तब्दील हुई हैं, मेरा तो ख्याल है कि कल भी ये बात हो रही थी कि अगर आपको लगता था कि सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के दौरान आपकी जो रिजर्वेशंस थी या आपके जो एतराज़ात थे
उनको सही तरीके से नहीं सुना गया, तो फिर तकाजा तो ये बनता था कि आप डिप्टी चेयरमैन के जो इलेक्शन है उसका इस्तीफा उसका आप बॉयकॉट करते। आपने बॉयकॉट भी नहीं किया, उसके अंदर आप मुकम्मल तौर पे शरीक हुए, और शरीक होने के बाद आपको अगर गुस्सा था तो गुस्से में आपने बजाय अपने उम्मीदवार को वोट डालने के आपने मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डाला। तो मुझे लगता है कि खुद PDM तकसीम थी, और उस तकसीम का जो इजहार है उन्होंने चेयरमैन के इंतखाब में भी किया और उस डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में हुआ। तो अब जाहिर सी बात है इन मुस्तरद वोटों को लेकर आप जाएंगे इलेक्शन कमीशन में, ज़रूर आप बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का आप हवाला भी देंगे, लेकिन वहाँ पे भी नीयत को देखा जाएगा। और मैं जो रांझा साहब से भी हम सवाल कर रहे थे कि जब वहाँ पे मामला जाएगा तो लगता है कि जो संजरानी साहब के वकील होंगे वो कहेंगे कि अगर उन्हें डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के दौरान इस बात की क्लैरिटी थी, उनको इस बात का इल्म था कि नाम के ऊपर मोहर नहीं लगानी बल्कि सामने लगानी है, तो उससे चंद लम्हे पहले उनको क्यों मालूम नहीं था कि मोहर कहाँ पे सब्त करनी है। तो मुझे लगता है कि फिर चीज़ें उनके फेवर में नहीं जाएंगी। तो यही है कि तकसीम एक नज़र आ रही है इसमें, उस तकसीम का नतीजा ये निकला है कि वो इस महाज में बुरी तरह हारे हैं। शिराजी साहब, क्या ये हमारा जो एक जमहूरी मंसूबा है और हर शहरी के फ़ायदे में ये बात है कि ये मज़ीद मजबूत हो, मज़ीद मुस्तहकम हो इसकी बुनियादें, जब पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाब होते हैं और अखबारों की सुर्खियों पर अपसेट विक्ट्री लिखा आता है, और फिर उसके कुछ दिन बाद ही फिर संजरानी साहब कामयाब होते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाकाम होते हैं, और एक बार फिर उसको एक अपसेट विक्ट्री तस्वर किया जाता है, यानी पहली जीत भी मुतनाज़ा और ये वाली हार भी मुतनाज़ा। तो शिराजी साहब, इसका हल क्या है सर? क्या हम इसी तरह धांधली कहते रहेंगे, शायद करवाते रहेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदालत उज़्मा के दरवाज़ों को दस्तक देते रहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में ये कल का दिन जो था ना, उसमें जहाँ जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा जाहिर सी बात है फेलियर था, वहाँ पे ख़ुद सियासतदानों के कंडक्ट को लेके भी लोग बात कर रहे थे। और आपने फेयर प्ले को यकीनी बनाना होता है, यकीनी तौर पे उसके लिए कवानीन होते हैं, तरीक़ाकार के अंदर। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये मसला ठीक नहीं हो जाएगा शिराजी साहब? हो जाएगा, वोटिंग मशीन वोट का जाया होना तो ठीक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज द बेस्ट ऑप्शन कि आपको पता है कि रेड बटन किसके लिए है, ग्रीन किसके लिए है, आपको पता है कि जब आप क्लिक करेंगे तो इसका मुराद, मुझसे मुराद क्या है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, काउंटिंग हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है अगर आप सीक्रेट बैलेट रखना भी चाहते हैं और आप समझते हैं कि फ्री विल के ज़रिए लोग अपना वोट कास्ट करें, उनके ऊपर कोई दबाव ना हो, तो फिर बेहतर यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाएं। कम अज़ कम ये गुंजाइश बाकी ना रहे कि कोई वोट ज़ाया हुआ है। इस लेवल पे जाके अगर ये हरकतें होंगी या इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी तो जाहिर सी बात है फिर सवाल उठेंगे कि क्या ये लाइल्मी की बुनियाद पे हुआ ऐसे, या फिर ये एक डेलिब्रेट एफर्ट थी। फिर उसके पीछे जब आप एक दानिस्ता काम करते हैं तो फिर उसके अंदर तो हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है, वो करप्शन का भी हो सकता है, वो पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ एक गम गुस्से का भी हो सकता है, वो बाकी अवामिल भी कार फरमा हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कम अज़ कम इस सतह पे ज़रूर चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम लेके आएँ और भले इसको सीक्रेट रखें। अगर ये किया जा सकता है तो बिल्कुल इससे चीज़ें एड्रेस हो सकती हैं। अब अगर हम ज़रा सियासी सतह पर भी आएँ, आपने क्योंकि कहा सर कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इत्तेहाद में कुछ ना कुछ दरारें आ रही हैं, तो अब आगे बढ़ते हुए जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट लॉन्ग मार्च की बात करता है तो क्या इसी तरह की तहरीक वो कामयाब कर पाएंगे सर? मुझे नहीं लगता। अगर देखा जाए तो डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में तो जो PDM के सरबराह हैं उनको एक ख़ास मैसेज गया है कि उनके उम्मीदवार को तो बिल्कुल वाज़े तौर पे उनके ख़िलाफ़ वोट पड़े हैं। और ख़िलाफ़ वोट देने वाले कौन थे? ख़ुद PDM में शामिल जमातें थीं। वो पीपल्स पार्टी के लोग हो सकते हैं, वो मुस्लिम लीग नून के लोग हो सकते हैं, वो इसी तरह BNP के भी हो सकते हैं या ANP के भी हो सकते हैं। तो और तो किसी ने वोट उनके खिलाफ अच्छा, मैं इसी पर अगर ये है तो फिर नहीं लगता मेरा सुना दूं आपको साबिक वज़ीर आज़म शाहिद अब्बासी साहब की बात, क्योंकि इसमें जो तीसरा एंगल है जो कि हमने कल के शो पे काफ़ी तवील डिस्कस किया था, उसको भी ज़रा लाते हैं। जी, इलेक्शन में क्या न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं?
आज तक तो न्यूट्रल नजर आ रही है। उनको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए और न्यूट्रल रहेंगे। इस मुल्क के इंटेलिजेंस के इदारे जो हैं इस इलेक्शन की निगरानी कर रहे हैं। मुल्क में 2 इंटेलिजेंस के इदारे हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है ISI, दूसरा इंटेलिजेंस ब्यूरो है IB। ये दोनों इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करते हैं। जी शराजी साहब, आपने तो कहा कि लॉन्ग मार्च के वक्त शायद जो ये मुतहद हैं वो कम मुतहद नजर आए, लेकिन इधर तो बयानिया भी कोई खास मिल नहीं रहा। सर गिलानी साहब का कहना है कि चलें साथ, खकान अब्बासी साहब का कि क्यों आप इस तरह कर रहे हैं हमारे साथ, क्या कहते हैं? मेरा ख्याल ये एक्सट्रीम पोजीशन पीपल्स पार्टी डे फर्स्ट नहीं लेना चाह रही थी। जब से आपको मालूम है कि ये इत्तेहाद बना पोजीशन का, तब से उनका ख्याल ये है कि एक एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए और बिलखसूस इदारों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। लेकिन इस इत्तेहाद में शामिल मुस्लिम लीग नून एक डिफरेंट लाइन ले रही है और कहीं ना कहीं उस लाइन के साथ हमें मौलाना फजल रहमान साहब खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बाकी जमातें और बिलखसूस पीपल्स पार्टी शायद इस तरह की राह इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि दीगर जमातों को भी इस राह पे चलने से रोका जाए। लेकिन अगेन अब क्या कह सकते हैं, और यही वजह मेरे ख्याल में कि इससे पहले जो ऐलानात हुए हैं PDM के फोरम से, उनके ऊपर उस अंदाज में अमल दरामद नहीं हो सका। वो इस्तीफे देने का मामला हो या उसके या असम्बली के अंदर कुछ और इकदाम करने का मामला हो, किसी एक इशू के ऊपर भी जो स्टेटमेंट सामने आई वो अमलन उसके ऊपर हमें अमल दरामद होते हुए नहीं नज़र आया। और अब भी देखें जो 24 या 26 मार्च को ये लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, इसको लेके भी बड़े इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। और हमें जो हम लोगों से बात करते हैं उनमें यही है कि पीपल्स पार्टी चाह रही है कि बिल्कुल एक मोबिलाइजेशन ज़रूर होनी चाहिए, लोगों को सड़कों पे लेके आए, बट इस्लामाबाद में जलसे के बाद पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाना चाहिए और उसके बाद पार्लिमान के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। लेकिन अगेन लंदन से जो सिग्नल्स आ रहे हैं या वहाँ से जो मैसेजेस आ रहे हैं, वहाँ से जो मुतालबात आ रहे हैं, और ख़ुद मौलाना साहब के जिस वक्त पार्लिमान का उस तरह हिस्सा नहीं है, वो यही चाह रहे हैं कि यहाँ आके एक धरना दिया जाए, पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप किए जाएँ, हुकूमत को मजबूर किया जाए और अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और अगर हुकूमत नहीं जाती तो फिर बेहतर है कि PDM में शामिल जितनी जमातें हैं वो पार्लिमान से इस्तीफे दे के बाहर आ जाएँ। जो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी इस नुक्ते से, इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल में आगे भी इसी तरह में देखने को मिलेगा कि जब कोई एक नुक्ते पे इत्तेफाक नहीं होगा तो फिर राहें जुदा होने का ही मरहला आ जाएगा। और ऐसे में कि जब अब हमजा शहबाज साहब भी बाहर आ गए हैं और वो भी कोई उस तरह की लाइन नहीं ले रहे। ये वाली चीज मैं आपसे अगले सेगमेंट में पूछूंगा। अभी वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू रहेगी। स्टे विद अस। बैक टू दो राय। बात तो कर रहे थे सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात के हवाले से, लेकिन कभी कभार बयानात से आगे बढ़कर और सियासी क़यादत, मुख्तलिफ सियासी जमातों की सियासी क़यादत के मौक़िफ़ से भी आगे बढ़कर कुछ पॉलिसी इशूज़ पर भी डिस्कशन कर लेनी चाहिए। जनाब शराजी साहब, हमने पिछले शो में डिस्कस किया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का कहना कि वो इंतज़ार ही कर रहे थे सेनेट के इंतखाबात का, ताकि सदारती ऑर्डिनेंस पे जो इतनी ज़्यादा रिलायंस डाली जाती थी, बुलडोज़ किया जाता था, वो सिलसिला ख़त्म हो और दोनों चेंबर्स में अक्सरियत के ज़रिए आप फिर अपनी कानून साजी कर सकें और जो वो बात करते हैं कि हम अपने मंशूर पर अमल दरामद करेंगे वो ला सकें। लेकिन अभी भी शराजी साहब, और हमने मुख्तलिफ मेहमानों से ये सवाल किया, लेकिन जवाब खैर शायद आप बेहतर बता सकते हैं कि वो जवाबात तसल्ली बख्श थे कि नहीं, लेकिन अगर अभी भी अपोजिशन के लोग अपर चेंबर में बैठे हैं तो क्या बेहतर नहीं होगा कि अब आप अपने रवैये को भी कम जराना करें और बाकी सियासी कुव्वतों को भी साथ लेके चलते हुए बड़ी बड़ी तरामीम लाएं, बड़ी बड़ी कानून साजी करें, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट लाएं और लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं? क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि इसके अलावा ऑप्शन तो कोई नहीं है। अगर खान साहब चाहते हैं कि पिछले 2.5 बरस बड़े मुश्किल गुजरे हैं और वो अवामी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे, बड़ा एक उनके ऊपर प्रेशर है कि उन्होंने डिलीवर भी करना है पब्लिक एंड के ऊपर और साथ में पार्लिमान के माहौल को भी बड़ा पुरअमन रखना है ताकि वो कानून साजी कर सकें। वो जो नए पाकिस्तान का ख्वाब वो देख के आए थे, उस सिस्टम के अंदर जो तब्दीलियाँ चाहते हैं, जो ख़राबियाँ मौजूद हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं परमानेंट बेसिस पे,
तो मैं नहीं समझता कि पार्लियामान के अंदर अपोजिशन को एंगेज किए बगैर ये सारा काम मुमकिन होगा। उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है, और अगर नहीं है तो उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बड़े अरसे से पार्लियामान का हिस्सा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि खान साहब को कहें कि कम से कम आपको आप ये जो तसादुम की और महाजाराई की इस पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए आपको खैराबाद कहना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब 2018 के अंदर ये पार्लियामान वजूद में आई थी असद, उस वक्त अपोजिशन ने बहरहाल हाथ बढ़ाया था। बार बार उनकी हमें ऐलानात सुनने को, स्टेटमेंट देखने को मिली कि वो इस हुकूमत को वक्त देना चाहते हैं, जैसे तैसे भी आ गई है, इसे वक्त देना चाहिए और ये भी अपना आजमा लें अपने आप को और देखते हैं कि कितनी पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अब आप कहते भी हैं, क्लेम भी करते हैं कि इदारे भी आपकी पुश्त पे हैं, आपके लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किलात भी नहीं उस हवाले से, तो फिर देखें अभी मैं बार बार कहता हूँ सर, अभी तक इस मुल्क के अंदर वन पार्टी सिस्टम नहीं आया, जब आ जाएगा तब देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त तो पार्लियामान के अंदर दीगर जमातें भी मौजूद हैं जो लोगों का मैंडेट लेके आई हैं, और अगर कैलकुलेशंस में ना नंबर्स में जाएं तो उनका ख्याल यह है कि पीटीआई के पास जो मैंडेट है उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज उन जमातों के पास है लोगों के मैंडेट की। तो फिर ये चोर चोर कहना बंद करें और जो इदारे काम अपना कर रहे हैं उनको करने दें, रादर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप ज़रूर सवाल उठाएं कि क्या नैब वक्त मुकर्ररा वक्त के अंदर चीज़ों को डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, दीगर इदारे अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चेयरमैन FBR को बुलाएं और आप कहें कि जो हम टैक्स बेस को बढ़ा रहे थे क्या बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। जो टैक्स चोरों के बारे में आपने कहा था जब आप आए थे, उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे अपना असद उमर साहब, और आज भी हमें याद उस ब्रीफिंग में कहा गया था कि 7 लाख टैक्स अवेडर्स हैं जिनके 1000 गज से बड़े घर हैं, उनके घरों में 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो बैरून मुल्क टूर करते हैं, उनके बच्चे बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। वो 7 लाख टैक्स अवेडर आपने पकड़ लिए कि नहीं पकड़े? क्या आज वो टैक्स नेट में शामिल हो गए कि नहीं हो गए? भाई ये काम करने वाले हैं और ये काम उस वक्त होंगे जब पार्लियामान के अंदर एक पुरअमन माहौल होगा, और जब कमेटीज़ होती हैं उन्हीं का इनपुट होता है ना सर। जो कानून साजी होती है वो काम कमेटियों में पहले चीज़ें जाती हैं जहाँ पे पोजीशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट उनका पार्ट है, और अगर आप उनको एंगेज नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप कानून साजी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नामुमकिन है। तो मेरा ख्याल में बड़ा अच्छा है कि आप इस मरहले से निकल आए। आपको थोड़ी बहुत ज़रूर एक टफ टाइम मिला कि हफीज़ शेख साहब नहीं जीत पाए, बट संजरानी साहब आपके उम्मीदवार थे, जीत गए, डिप्टी चेयरमैन आपका जीत गया। अब चीज़ों को आगे बेहतर अंदाज में बढ़ाएं, और आप अगर समझते हैं कि सिस्टम के अंदर ये खराबियाँ थीं जिनका रोना पिछले 1 माह से रो रहे थे, अब उनको दूर करने का वक्त है। वो नैब के कवानीन हो, वो इलेक्शन हो सेनेट का, या दीगर आम इंतखाबात, जहाँ जहाँ कुछ खराबियाँ मौजूद हैं उनकी निशानदेही करें, और आप अपोजिशन को दावत दें कि आएँ, आपकी नीयत भी ठीक है, हमारी भी ठीक है। आज ही ये खबर सामने आई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के पटिशन को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर की ज़मानत को कैंसिल किया जाए। ये वही शराजी साहब वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है जो चलता आ रहा है। सर आपने देखा इससे पहली हुकूमत ने वही पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनाई और वजारत कानून की सरबराही में एक ड्राफ्ट कानून भी ले आए कि हम इस तरह के एहतसाब ऑर्डिनेंस को चाहते हैं या इस तरह की तरामीम लाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी इसमें थोड़ा सा आपने देखा एक तरह से प्रोग्रेस हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि हम बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स को इसके दायरे से निकालना चाहते हैं, लेकिन कोई तामीरी कानून साजी, कोई परमानेंट कानून साजी नहीं हो पाई, क्योंकि जैसे हम इस शो पर डिस्कस कर चुके हैं सर, हर हुकूमत नैब को फिर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। तो इसका आपको आने वाले माह में या आने वाले कुछ सालों में हल नज़र आ रहा है शराजी साहब? क्योंकि जितना भी अपोजिशन पार्टीज इस कानून की मुखालफत करें, जब इक़्तिदार में आ जाती हैं तो कहते हैं कि भाई इसको चलने दो, इसका भी एक तरह का मकसद है। नहीं, वो फिर उनको बेनिफिट कर रहा होता है ना। आपने मुखालफिन को रगड़ा लगाना होता है और उसके लिए बेस्ट टूल यही है कि आप इसके ज़रिए उनको रगड़ा लगाएं, उनके आप बाजू मरोड़ें। लेकिन ये कोई मुस्बत सोच तो नहीं है ना, ये वो सोच नहीं है कि जिसके नतीजे में आप मुल्क के अंदर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, हरगिज़ नहीं हो सकती। और फिर परफॉर्मेंस क्या है पिछले 2.5 सालों में? अगर आपने ऐसा किया भी है, इस इदारा इस्तेमाल हुआ भी है या उस इदारे ने अपने थे इनिशिएटिव लिए हैं, नतीजा क्या निकला है? कितने लोगों से आपने वो लूटे हुए रकम रिकवर कर ली, कितने लोगों को आपने सजा दिलवा दी? एक भी आप नाम नहीं गिनवा सकते। और दूसरा रह गया यार असद, देखें
नैब का काम है कि पब्लिक फंड्स को जो लूटे आप उसको ज़रूर पकड़ें, उससे आप हिसाब लें। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी हो या हाउसिंग सोसाइटीज़ या इस तरह की जहाँ पे कम से कम आपको पब्लिक फंड्स तो वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है ना, और या तो हो के एरियाज को भी और टच सर या करते तो हैं। हो कि आपके पास FIA ना हो या एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ना हो या ये तमाम अदारे ना हो जो सुबह से शाम यही काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जब वो इदारे मौजूद हैं उन मकासद के लिए, तो फिर आप उनमें क्यों जाते हैं? आपको चाहिए कि जो वाइट कलर क्राइम और जो पब्लिक फंड्स हैं, जहाँ आप समझते हैं कि स्टेट के जो फंड्स हैं, अब टैक्स पेयर्स की जो मनी है उसका अगर उनको लूटा गया है, उनका गलत इस्तेमाल किया गया है, वो एरिया बिल्कुल आपको एड्रेस करना चाहिए। उन एरियाज़ को आप ज़रूर देखें। बट आप उन एरियाज़ में घुस जाते हैं तो यही होता है कि इस मुल्क के अंदर बिजनेस एक्टिविटी रुक जाती है। बिल्कुल ठीक कहा। कई केसेस के अंदर खुद चेयरमैन नैब ने, आपको याद होगा, एक तकरीब में कहा था कि उनके अपने जो इन्वेस्टिगेटर्स उनके खिलाफ उनको शिकायत मौसूल हो रही हैं, वो इदारों के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, वो लोगों के तबादलों के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो लोगों को थ्रेट कर रहे हैं और उनसे अनड्यू फेवर्स ले रहे हैं। तो जब इस तरह का माहौल चल रहा होगा तो फिर उसमें आप कहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी काम करेगी या फिर आपकी बिजनेस कम्युनिटी इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी और बिजनेस साइकिल चलेगा? हरगिज़ नहीं चल सकता मेरे भाई। आपको जो काम दिया गया आप उसमें, और रादर ये है कि जो कानून के मुताबिक आपको एक वक्त दिया गया है उस वक्त के अंदर आप चीज़ों को मुकम्मल करें। रादर ये है कि आप 20-22 माह तक, 2.5 साल तक, 3-3 साल तक लोगों को कैद में रखते हैं और उसके बाद भी अदालतों में आप जाके कहते हैं कि हमें मज़ीद वक्त दरकार है। अच्छा शिराजी साहब, ये कौन सी? अच्छा शिराजी साहब, एलिफेंट इन द रूम सर, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात से, तो आपने देखा, बल्कि शाहिद खकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट भी हमने सुनी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ज़ाया हुए वोट्स के मसले को तो शायद हल कर लें, और शुक्र है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अब जाके इस इशू की कॉग्निजेंस ली है कि हमें EVMs ही चाहिए। अगर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इस तरह का सिस्टम कामयाब हो सकता है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह की चीज़ को भी नहीं अपना सकता। लेकिन साथ में सर, जब मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत कहती है कि हमारा मकसद है इंतखाबात में जब आप इस तरह के वोटिंग प्रोसेस को लाएं तो ये आज़ादाना हो, मुनसफ़ाना हो और अदारों की मुदाखलत से पाक हों। और आपने देखा कि इसी प्रोग्राम पे, बल्कि खसूसी ट्रांसमिशन में भी मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने भी बात की और कई लोगों ने बात की, नीयत की। तो सर आप जितने भी यहाँ सेफगार्ड्स डाल दें, इलेक्शन एक्ट 2017 का भी आ गया, क्या कुछ नहीं हुआ, ये जो एलिफेंट इन द रूम है सर, इसका क्या किया जाए? भाई उसके लिए तो सबसे पहले सियासतदानों को अपनी नीयत को दुरुस्त करना पड़ेगा ना, कि आप अपनी नीयत दुरुस्त करें और आप इस बात पे यकीन रखें कि अवाम जिसको चाहते हैं पार्लियामान में भेजना उसी शख्स को जाना चाहिए। रादर ये है कि आप डिफरेंट किस्म के टूल यूज़ करें उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए, फिर इलेक्शन डे के ऊपर आप इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश करें, तो ये काम ना करें ना। आज नून लीग जो रोना रो रही है, आप डस्का के इलेक्शन को देख लें, वहाँ पर जो स्टेट मशीनरी का कंडक्ट था असद, ये वो सूबा है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून 10 बरस तक इक़्तिदार में रही है। तो आपने कहाँ कैसी मशीनरी दी उस सूबे को? आज आप क्या कह रहे हैं कि वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से लेके वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर तक कोई किसी बंदे ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, कोई बंदा इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो भाई मेरे, आपने क्या किया है? तो मेरा ख्याल में आपको चाहिए कि अगर आप किसी इदारे की मुदाखलत के से पाक इलेक्शन चाहते हैं तो फिर यह है कि आप सिविल इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें और उनको भी इतनी ईमानदारी का दर्ज दें और ख़ुद भी ईमानदार हों, तब जाके चीज़ें होंगी। वरना आप जितने भी कवानीन बना लें कुछ नहीं होने वाला। असद, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के और भी बड़े तरीके हैं, उनको आप कैसे मैनेज करेंगे? आपको क्या पता कि जाके आप लोगों को पहले पैसे पेमेंट करें, उसके बाद जाके कहेंगे वोट किसको कास्ट करना है आपने। तो डिफरेंट टूल्स हैं। बिल्कुल ठीक। और शायद यही सर, जिस तरह आपने कहा, इन मसाइल का हल यही है कि आप इन अदारों की कैपेसिटी को बिल्ड करें, नीयतें अपनी भी दुरुस्त करें। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शिराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफिज़।